प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल आज आपको बताऊंगा कि कविता क्या है। कविता कोने में घात लगाए बैठी है। हृदय के अंदर कविता कोने में घात लगाए बैठी है। वह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। देखिए, अब तो कविता आपके अंदर मौजूद है। आपको जानकारी होनी चाहिए, विश्व की जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी को शब्दों में पिरोना आना चाहिए, अपने भावों को व्यक्त करना आना चाहिए। कविता है तो आइए जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन कैसे होता है, कविता में बिंब और छंद क्या है, कविता की संरचना क्या है और कविता की घटक क्या है। कविता की बनने की कहानी माँ, दादी और नानी की जवानी, लोरी के बोल, खेतों के डोल, बच्चों की खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जवान सी गीत दोहराता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोड़ना। बच्चा कविता की ये जानी पहचानी दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगी, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश होंगी। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है? इसका कोई कारण है? क्यों? जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है। कविता के खेत हैं, खलियान, बाग, बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी, सूखा, गांव, नगर, सब अपरिचित से लगने लगते हैं। और इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। तो वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। उसके साथ ही मौजूद है ये सवाल कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना की निकट होती है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यही संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। ये वही संवेदना है जिसे रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया और वे कह उठे, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुना देवकम वधी काम मोहितम। इसी को सुमित्रानंद पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सवाल ये उठता है कि जो वस्तु हमारे निकट है, इतने निकट है, उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवि कहता है। जहाँ एक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते। एक तो ये कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जाती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में और अब यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल ये भी है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं सिखाई जा सकती? जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, कविता का जादू खुलने लगेगा। ये वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि न बना पाए, लेकिन अच्छा भावुक या सहृदय पाठक जरूर बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम
नहीं होगा। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती बार बार पढ़े जाने के लिए, कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह जब तक आप उससे दूर हैं रहस्यमयी लगेगी और करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने को भी जी चाहेगा। ये कविता है। उषा की लाली में उठता हूँ, उषा की लाली में उठता हूँ, आत्मविभोर हो जाता हूँ। उषा की लाली में उठता हूँ, आत्मविभोर हो जाता हूँ। चिड़ियों का चहचहाना, भंवरों का गुनगुनाना, झींगरों की आवाज़ मधुर लगती है। उषा की लाली में उठता हूँ, सूरज की किरणों से आती रोशनी चेहरे पर पड़ती है तो आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाता है। ये हरियाली, ये रंग बिरंगी पुष्प मन को हरते और बार बार कहता है मन, आ खुले वातावरण में कर विचरण, कर स्पंदन, कर मनमोहन के दर्शन। उषा की लाली में उठता हूँ, प्रभात बेला में जगता हूँ, चिड़ियों की चहचहाट और सुबह की प्रभात बेला में ईश्वर की दर्शन पाता हूँ। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, मेरी ये स्वरचित कविता है। तो वापस चलते हैं पहले सवाल पर। क्रिया कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द, और शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. आर्डन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स। देखिए, घो घो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोर, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। देखिए ये कविता होगी, कैसी सरल कविता है। और फिर आपको सुनाए, वाह जी वाह, हमको बुद्धि निराश समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही कूल ना हो जाए, बिल्कुल कूल। वह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं। देखिए शमशेर बहादुर सिंह। ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उन्हें गढ़ती है। तो इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट अधिक बल हो गया, पेशे की चोट पर कम। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां हैं। वाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। और देखिए कैसे बिंब निर्मित करते। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की संध्या के बाद की पंक्तियों को देखिए। तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। देखिए इसमें बिंब है। और सुमित्रा नंदन पंत के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि चित्रों एवं बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। छंद आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। देखिए लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता के उपर्युक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है काल, और उसके बाद परिवेश गाँव का है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भित्त पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत
रही शिकस्त। दानी आई घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन जी की कविता। तो गतिविधि लीजिए। गतिविधि कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व। प्राकृतिक दृश्यों को सजीव एवं चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत करने की शैली को मानवीकरण कहते। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। मानवीकरण ऐसे ही उदाहरण छांटकर लिखिए। ये देखिए, आपको मैंने कविता के बारे में जानकारी दी। और कविता के कुछ प्रमुख घटक देख लीजिए। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहते हैं। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, विराम चिन्हों, पूर्ण विराम, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ हैं उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए बहुत जरूरी, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच अनकही छोड़ देना कविता की ताकत बन जाती है। वर्षा रानी जरा झूम के बरसो, इतना बरसो कि सब घर में घुस जाएं। वर्षा रानी इतना बरसो, खेतों में पानी भर जाए। वर्षा रानी इतना बरसो, गाँव की ताल तलैयाँ सब भर जाएं। चिड़ियों का चहचहाना आए, चिड़ियों का फड़फड़ाना शुरू हो जाए, और दुनिया की गर्मी बुझ जाए। वर्षा रानी जरा झूम के बरसो, और इतना बरसो सब धरा शीतल हो जाए। वर्षा रानी के बीच में ये अपने भाव मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल व्यक्त करता हूँ। अपने ये भावों को लेकर मैं कविता के बारे में चंद पंक्तियाँ आपसे शेयर की। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल फिर मिलेंगे आपसे। कविता के घटक समझिए, कविता के बारे में समझिए, और कविता रचना आपके अंदर हृदय के अंतस्तल में मौजूद है, उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको रचना देने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति में कविता के भाव स्पष्ट हैं। तो मैंने आपके कविता के बारे में बताया कैसे कविता आप रचना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी।